Hello, welcome to the lecture 9th of Spherical Astronomy chapter 2nd. Today we are solving more examples. Example number 32. I am taking first. Two spherical triangles ABC and A-BC. ABC is one of the triangle and second triangle is A-BC. It means in the two triangles we have used the same टू कॉर्नर्स बी एंड सी, है ना। फिर हम क्वेश्चन को जब रीड करते हैं तो क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, दे स्टैंड ऑन द सेम बेस बी सी, ओके, एंड आर सच दैट दे आर सेटिस्फाइंग ए सर्टेन कंडीशन 10b 10c equals to 10b dash 10c dash. Show that. Then we have to show this line. First of all, we will understand what is the meaning of writing that the two triangles stand on the same base BC. तो इधर देखिए अब इस फिगर में सारा क्वेश्चन हमको इस फिगर से समझ में आएगा कि एक स्फीयर के ऊपर पहले हमने 3 पॉइंट्स ए बी सी मार्क करके उन तीनों पॉइंट्स को हमने ग्रेट सर्किल आर्क से ज्वाइन किया दो को, तो एक हमारा स्फेरिकल ट्रायंगल रेडी हो गया एबीसी। ये वाला देखिए अब जहां मैं अपना पॉइंटर बार बार चला रहा हूं एबीसी। फिर हमने एक फोर्थ पॉइंट और ए के पास में चूज किया ए डैश, बट ए डैश इज ऑल्सो ऑन द सेम स्फीयर। ठीक है, रिमेंबर जिस स्फीयर पर ये तीनों पॉइंट्स एबीसी लाई करते हैं उसी स्फीयर पर ये चौथा पॉइंट ए डैश लाई कर रहा है। अब हमने ए डैश को बी और सी से ज्वाइन कर दिया बाय द ग्रेट सर्किल आर्क। इस प्रकार हम समझते हैं कि we have two different angles. One is ABC, ये वाला, and another is A dash BC. Both have one side common, BC. BC is their common side. So here we are saying that the two triangles have the same base BC or they stand on the same base BC. पर अब यहाँ पर एक बार तो हमने कह दिया कि दोनों ट्रायंगल्स में बी और सी पॉइंट सेम है, पर दूसरी बार जब हम इस गिवन कंडीशन को देखते हैं, देखिए इस वाली कंडीशन को, तो यहाँ पर हमको बी सी लेफ्ट हैंड साइड में दिखता है लेकिन राइट हैंड साइड में बी डैश सी डैश दिख रहा है। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है क्योंकि हमने तो यहाँ पर क्या कहा था इन दोनों में कि साहब बी और सी पॉइंट दोनों के लिए सेम है, तो फिर बी डैश सी डैश कैसे आ गया। तो इसको आप यहाँ समझिए कि हम इस डायग्राम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात दिमाग में समझ के याद करेंगे कि जब मैं इस ट्रायंगल की बात करूंगा, व्हेनेवर आई टॉक अबाउट दिस ट्रायंगल, तब मैं इन पॉइंट्स को BC बोलूंगा, बट व्हेनेवर आई विल टॉक अबाउट दिस ट्रायंगल, तब इन्हीं पॉइंट्स को मैं B डैश C डैश बोलूंगा। इसलिए आप शायद नोट कर रहे होंगे कि मैंने इन दोनों B और C के पास में ब्रैकेट में B डैश C डैश भी लिखा है। इसका मतलब बिल्कुल ध्यान से समझना है कि ये जो पॉइंट है, ये वाला देखिए आप जहां मेरा पॉइंटर है, इसका नाम बी भी है और इसका नाम बी डैश भी है, और इसी प्रकार इसका नाम सी भी है और इसका नाम सी डैश भी है। मतलब अलग अलग सर्कमस्टांसेस में हम एक बार तो इसको बी बोलेंगे और एक बार इसको बी डैश बोलेंगे। कब बोलेंगे बी? जब मैं ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं या कोई भी फॉर्मूला इस ट्रायंगल पे अप्लाई कर रहा हूं, देन दिस पॉइंट विल बी ट्रीटेड एज बी, बट when I am considering this triangle, then this point will be termed as B dash. Similarly for this point. तो अब अगर पॉइंट का नाम बदल रहा है तो क्या इससे एंगल भी बदल रहा है? ठीक है, मैंने क्या क्वेश्चन रेज किया कि अगर इस पॉइंट का नाम में एक बार बी और एक बार बी डैश रख रहा हूं तो क्या एंगल बी और एंगल बी डैश सेम है कि अलग है? तो देखिए बहुत ध्यान से, एंगल्स डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि पॉइंट अलग अलग नाम से पुकारे जा रहे हैं when we are taking two different triangles, तो एंगल्स डिफरेंट होंगे। तो देखिए मैंने यहाँ स्पेशली लिख दिया, देखिए अब यहाँ पर रेड कलर में क्या लिखा है मैंने कि एंगल बी डैश कौन सा है? एंगल बी डैश है मेरा ए डैश बी डैश सी डैश। देखिए अब इधर तो ए डैश बी डैश सी डैश को जब मैं इस फिगर में लोकेट करूंगा तो देखिए ये ए डैश है,
फिर बी डैश मेरा यही पॉइंट है, तो ए डैश बी डैश सी डैश। तो ये जो एंगल है मेरा ए डैश बी डैश सी डैश, इसको मैंने देखिए यहाँ पर मार्क किया है रेड से, ये रेड मेरा आर्क है, तो ये एंगल मेरा बी डैश कहलाएगा। लेकिन जब मैं बी एंगल की बात कर रहा हूँ, देखिए इधर देखिए यहाँ पर ये बी एंगल मेरा है एंगल ए बी सी। तो देखिए अब ये वाला एंगल ए बी सी, तो ये एंगल मेरा ये वाला है जिसको मैंने ब्लैक कलर के आर्क से मार्क किया है। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर दो एंगल्स आर्क के द्वारा मार्क्ड है। जो छोटा वाला एंगल है जो ब्लैक आर्क से मार्क है, ये एंगल बी है, जबकि जो बड़ा वाला एंगल है जो रेड कलर के आर्क से मार्क है, ये बी डैश है। सिमिलरली यहाँ पर इस पॉइंट पर जो ये एंगल है, जो छोटा एंगल दिख रहा है वो है, तो वो तो होगा आपका सी डैश, और ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा सी। मतलब कुल मिला के जो एंगल एबीसी ट्रायंगल का पार्ट है वो बी और सी से पुकारा जा रहा है, और जो ए डैश बी डैश सी डैश ट्रायंगल के एंगल्स हैं वो बी डैश सी डैश से पुकारे जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को करने का जो हमारा एक सिंगल लाइन कंसेप्ट है वो ये है कि हम इसमें जो मेरी बीसी साइड है वही मेरी बी डैश सी डैश साइड है। देखिए अब ये बात क्लियर समझ में आ रही है कि ये बीसी साइड है और ये बी डैश सी डैश साइड है। ये दोनों साइड सेम है, तो इनको चाहे मैं स्मॉल ए से पुकारूं चाहे मैं स्मॉल ए डैश से पुकारूं, है ना। मतलब कहने का मतलब स्मॉल ए डिनोट्स बीसी एंड स्मॉल ए आल्सो डिनोट बी डैश सी डैश। तो ये बात समझने के बाद मैंने दोनों ट्रायंगल बारी बारी से कंसीडर करके सप्लीमेंटल कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई किया। पहले मैंने ट्रायंगल कंसीडर किया एबीसी, और इसमें मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया कॉस ए बराबर, कॉस ए मतलब साइड बीसी, तो ये एंगल मेरा फॉर्मूला है मेरा, इसको मैं बोलता हूँ सप्लीमेंटल कोसाइन फॉर्मूला। लेकिन यही फॉर्मूला जब मैंने ए डैश बी डैश सी डैश ट्रायंगल पे अप्लाई किया, तो ए डैश बी डैश सी डैश ट्रायंगल में साइड बी डैश सी डैश है, लेकिन इसकी वैल्यू भी ए है, स्मॉल ए। तो अब मुझे वही फॉर्मूला वापस मैंने लिख दिया, देखिए आप, लेकिन मैंने क्या चेंजेस किए, मैंने ए बी सी रेस्पेक्टिवली की जगह ए डैश बी डैश सी डैश ले लिया। अब मैंने यहाँ पर इन दोनों को इक्वल कर दिया 10। तो आप यहाँ पर चाहो तो एक लॉजिक लिख सकते हो, इक्वेटिंग द टू वैल्यूज ऑफ कॉस स्मॉल ए। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए मैंने यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य किया। इस कंडीशन को दिमाग में रखते हुए, ये गिवन कंडीशन है, मतलब ये होल्ड कर रही है कंडीशन, इन व्यू ऑफ दिस कंडीशन मैंने ऐसा काम किया जिससे कि जो मेरा सिंप्लीफिकेशन अभी चल रहा है उसमें एक तरफ tan b tan c बन जाए और एक तरफ tan b डैश tan c डैश बन जाए। तो इट इज पॉसिबल टू मेक सो। तो देखिए आप यहां से ये लाइन कैसे आई, हाउ आई ब्रिंग दिस लाइन फ्रॉम अबव लाइन। तो देखिए मैंने इसके लिए रीजन नहीं लिखा है, आप चाहो तो यहाँ रीजन लिख देना कि मैंने इस LHS में जो मेरी फ्रैक्शन है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos b cos c का डिवाइड लगा दिया। ये आप दोनों को ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। अंश व हर में cos b cos c का मैंने भाग लगा दिया, तो इससे अंश बना cos a प्लस cos b cos c डिवाइडेड बाई cos b cos c, लेकिन हर बन गया tan b tan c। और सेम लॉजिक यहाँ पर मैंने अंश और हर में डिवाइड लगा दिया cos b डैश cos c डैश का। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि RHS में ताकि डिनोमिनेटर में एक तरफ देखिए आप क्या देख पा रहे हैं tan b tan c, दूसरी तरफ आप क्या देख पा रहे हैं tan b डैश tan c डैश, लेकिन ये दोनों वैल्यूज तो इक्वल है। ये मैंने आगे लिखा है, देखिए आप, दीज टू वैल्यूज आर इक्वल गिवन। तो अगर ये इक्वल है तो ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल करके फिर मैंने रीजन दे दिया। तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद द न्यूमरेटर ओनली। तो दोनों साइड के न्यूमरेटर जो कर्ली ब्रैकेट में लिखे थे वो मैंने अब यहाँ लिख दिए, देखिए आप। उसके बाद मैंने फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया, कैसे, LHS में देखिए मैंने क्या किया, वही काम मैंने RHS में किया है। मैंने cos b cos c जो डिनोमिनेटर है इससे मैंने न्यूमरेटर में अलग अलग सेपरेटली डिवाइड लगा दिया। तो इससे यहाँ 1 क्रिएट हो गया, ऐसे ही 1 RHS में क्रिएट हो रहा है, तो 1 से 1 देखिए कैंसिल हो जाएगा। तो 1 से 1 को कैंसिल करने के बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा।
रिक्वायर्ड रिजल्ट में हम एक बात ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इधर ए है और बी और सी के साथ डैश है, जबकि यहाँ आरएचएस में ए पर डैश है और बी और सी पे विदाउट डैश है। तो ये छोटा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मान के कर लीजिएगा। फिर देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 40, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 40 क्या कहता है कि एक हमारे पास आई हैव ए गिवन स्फेरिकल ट्रायंगल एबीसी। अब इस स्फेरिकल ट्रायंगल में मैंने ये तीनों जो आर्क है, इन तीनों आर्क के मिडल पॉइंट्स मार्क कर लिए। लेट डी बी द मिडल पॉइंट ऑफ बीसी, सिमिलरली ई एंड एफ आर द मिडल पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। फिर मैंने इन मिडल पॉइंट्स को ग्रेट सर्किल आर्क से ज्वाइन कर दिया। ये बात आपको याद रखनी है कि किसी भी स्फीयर पर कोई भी दो पॉइंट कैन बी ज्वाइंड बाय ए यूनिक ग्रेट सर्किल आर्क। हाँ, any two points can be joined by a unique great circle arc। कंडीशन है इसके पीछे आपको याद होगी कि अगर वो दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन उस स्फीयर का डायमीटर न हो। तो अगर उन दोनों को मिलाने वाली लाइन स्फीयर का डायमीटर है तो फिर उन दोनों से इनफाइनाइट ग्रेट सर्कल्स पास होते हैं। तो खैर हमें पुराने कंसेप्ट है ये, आपको तो ये याद रखना है कि हमने यहाँ पर डी को ई से ज्वाइन कर दिया बाय द ग्रेट सर्किल आर्क, सिमिलरली ई को एफ से और डी को एफ से। तो इस प्रकार तीन और आर्क जनरेट हो गए। तीन और का मतलब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तीन तो पहले थे, ए बी बी सी और सी है, अब बन गए डी ई एफ और डी एफ। इनका मैंने इस तरह से नामकरण कर दिया। देखिए आप, थीटा में एज्यूम कर रहा हूँ ई एफ को, फाई एज्यूम कर रहा हूँ डी ई को, और शाई एज्यूम कर रहा हूँ डी एफ को। इसमें आप किसी को भी थीटा फाई शाई मान सकते हो, क्योंकि ऐसा कुछ हमें यहाँ पर फिक्स नहीं कर रखा कि किसको हमें थीटा मानना है, किसको फाई, किसको शाई मानना है। फिर मुझे एक लाइन प्रूव करनी है, एक रिलेशन प्रूव करना है, ये वाला देखिए आप, जिसमें कि 4 रेशो गिवन है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने सबसे पहले कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई किया। देखिए आप इधर, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से देखिए आप, अप्लाइंग कोसाइन फॉर्मूला इन स्फेरिकल ट्रायंगल बीडीई। तो आप फिगर में देखिए बीडीई ट्रायंगल देखिए, ये छोटा वाला, इसके पर मैंने कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई होता है किसी साइड को लेकर। तो वो साइड मैंने कंसीडर करी फाई, फाई मतलब ईडी या डीई। तो आप याद कीजिए कैसे अप्लाई करते हैं कोसाइन फॉर्मूला। वेरी फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया सेकंड चैप्टर में, cos ऑफ एनी वन साइड इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द cos ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स प्लस साइन ऑफ द टू साइड्स इनटू cos ऑफ अपोजिट एंगल। किसके अपोजिट? जो साइड मैंने एलएचएस में लिखी थी उसके अपोजिट एंगल। तो अगर इस बात को आप देखिए इस ट्रायंगल में, तो आपको क्लियर कट सामने आ जाएगा cos फाई वन साइड, और फिर इस ट्रायंगल की दो साइड कौन सी है, देखिए a/2 c/2, क्योंकि मिडिल पॉइंट्स थे ये, तो साइड आधी हो गई। फिर इन्हीं को मैंने साइन में लिखा, और फिर फाई के अपोजिट एंगल मेरा है बी एंगल। देखिए आप इस ट्रायंगल में, क्लियर। अब एक बात दिमाग में रखनी है कि मुझे जो रिजल्ट लेके आना है ऊपर, इसमें कैपिटल ए बी सी नहीं है। तो मुझे यहां से इस कॉस कैपिटल बी को हटाना है। तो इस कॉस कैपिटल बी को हटाने के लिए मैंने फिर देखिए, पहले रीजन को देख रहा हूं मैंने ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है एबीसी, इस बड़े वाले ट्रायंगल पे मैंने कॉस ऑफ स्मॉल बी, यानी ये जो साइड है ना मेरी एसी, इसके लिए मैंने कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई किया, कॉस स्मॉल बी। तो ये आ जाएगा कॉस ए कॉस सी प्लस साइन ए साइन सी कॉस बी। और इस लाइन से मैंने कॉस ऑफ कैपिटल बी की वैल्यू अगर मैं निकालूं, तो वो देखिए आपकी ये वाली आएगी जो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख रखी है। तो ये वैल्यू मैंने किसके लिए पुट की है? कॉस कैपिटल बी के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे कैपिटल एबीसी नहीं चाहिए। इसके बाद का काम देखिए इजी है, केवल आपने क्या किया देखिए, यहाँ पर एक लाइन आप चाहो तो यहाँ पर इसको इंक्रीज करके लिख सकते हो। वैसे तो क्लियर है कि ये जो मेरे साइन है साइन सी थे, यहाँ पर मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर दिए।
साइन ए को मैं लिखूंगा हाफ एंगल में, क्या लिखते हैं बताइए, 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। इसको लिखूंगा 2 साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू। तो इस तरह से साइन ए बाई टू और साइन सी बाई टू कैंसिल हो जाएंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 cos a बाई टू कॉस सी बाई टू, कॉस की टर्म बचेगी और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। फिर मैंने इसके बाद देखिए यहाँ पर एल्शियम ले लिया, इस लाइन में एल्शियम आ जाएगा 4 cos a बाई टू कॉस सी बाई टू। फिर मैंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट काम किया, ये जो मेरा टर्म थी 4 cos स्क्वायर a बाई टू कॉस स्क्वायर सी बाई टू, इसको मैंने लिख दिया ऐसे ब्रेक करके। ठीक है, क्यों ब्रेक किया मैंने ऐसे, क्योंकि मैं 2 cos स्क्वायर a बाई टू की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 1 प्लस कॉस ए, और 2 cos स्क्वायर c बाई टू की जगह पुट कर रहा हूँ 1 प्लस कॉस सी। फिर जब मैंने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा, इन दोनों ब्रैकेट को देखिए आप, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब मैं इसको ओपन करूंगा तो cos a इंटू कॉस सी यहाँ टर्म क्रिएट होगी प्लस में, वो यहाँ cos a इंटू कॉस सी पीछे की नेगेटिव टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो व्हाट आई हैव रिमेन्ड विद, आई हैव रिमेन्ड विद दिस लाइन cos phi इक्वल्स टू दिस वन। अब मुझे जो नीड है वो नीड किसकी है, cos phi के नीचे cos b बाई टू की नीड है। तो मैंने दोनों साइड यहाँ पर cos b बाई टू का डिवाइड लगा दिया। देखिए आप cos phi बाई cos b बाई टू, आप चाहो तो लिख सकते हो लैंग्वेज में डिवाइडिंग बोथ साइड बाई cos b बाई टू, तो ये आ गई। ठीक है, तो इसको मैंने नंबर 1 डाल दिया। तो जो काम मैंने अभी इस वाले ट्राइंगल में किया फाई साइड के लिए, अगर वो काम मैं इस वाले ट्राइंगल में करता, कौन से वाले के लिए, AEF में थीटा के लिए करता, या FDC में शाई के लिए करता, तो सिमिलरली आई विल गेट टू अनदर रिलेशंस, cos थीटा बाई cos a बाई टू बराबर ही आ जाता, और cos शाई बाई cos c बाई टू ही आ जाता। तो ये जो वैल्यू मेरे पास आ रही है, ये वैल्यू मेरी तीनों बार कॉमन आ रही है। एक बार ये वैल्यू देखिए इक्वल आई किसके, cos phi बाई cos b बाई टू के, यानी जो 1 में RHS है वही वापस यहाँ पर आ रहा है। एक बार ये आ रहा है cos थीटा बाई cos a बाई टू के, और थर्ड बार ये आ रहा है cos phi बाई cos c बाई टू के। तो इस प्रकार में 4 रेशियोज को इक्वल करके जो मेरी रिक्वायर्ड मेरी जो एक्सप्रेशन है जो मुझे प्रूव करनी है वो मुझे मिल जाती है। तो आप चाहें तो लास्ट में एक लाइन लिख देना सो करके ये चारों, या सिंपल लिख देना सो द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज प्रूव्ड। तो आप देखिए ये मेरे 2 एग्जांपल्स मैंने कर लिए हैं। तो आपको याद होगा मैंने लास्ट टर्न पे आपको एग्जांपल 30 के ऑनवर्ड्स कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन मार्क करवाए थे, तो हम उन्हीं सेलेक्टेड क्वेश्चंस में से यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं। आने वाला जो मेरा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 10th, उसके अंदर हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। उसके अंदर मैं इसके 2 क्वेश्चन आपको और कराऊंगा, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको योरसेल्फ यू हैव टू डू। ठीक है ना, उसके ताकि ये चैप्टर हमारा जो है फिनिश हो जाएगा, फिर हम इसके बाद 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन योर स्टडिंग।